इस बार नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक में वह नौद्वीपों के महाद्वीप के 9 पहले साधना सम्राटों को देखेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह प्रथम साधना सम्राटों से मुकाबला कर पाएगा या नहीं। वहां कुछ विचित्र जीव भी होंगे जो पुनर्जीवित हो गए थे, जैसे अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर वाला योद्धा या पवित्र सम्राट अभिनव। वे लोग भी भयानक थे। और फिर 13 यंग बीस्ट मास्टर्स और जीशान भी था। उनके बारे में सोचकर दक्ष और भी दृढ़ हो गया। वह ऐसे ही लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था। वे लोग लड़ने जा रहे थे और उनकी लड़ाइयाँ शानदार और विस्मयकारी होगी। बेशक भले ही प्रथम साधना सम्राट बेहद शक्तिशाली हो, फिर भी कई प्रतिभाशाली लोग नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने आएंगे और कुछ लोग उन्हें हरा भी सकते हैं। हर बार कुछ प्रथम साधना सम्राट हार जाते हैं। प्रथम साधना सम्राटों का सबसे अच्छा प्रदर्शन एक बार हुआ था जब उनमें से 4 शीर्ष 10 में पहुंचे थे, जो कि उनके आधे से भी कम है। हो सकता है कि आज कोई संभावित प्रथम साधना सम्राट हमारे बीच हो। दानिश ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। दानिश की बात सुनकर सभी लोग अपने होश में आ गए और दिवा स्वप्न देखना बंद कर दिया। शीर्ष 10 में 4 प्रथम साधना सम्राट, क्या यही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था? 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक समारोह में जरूर भयानक योद्धा होंगे, कई लोगों ने सोचा, लेकिन उन्होंने दानिश की बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया। भले ही 10 प्रथम साधना सम्राट शीर्ष 10 में ना आ पाए हो, पर संभवतः वे सभी शीर्ष 20 या 30 में जरूर आए होंगे, जो पहले से ही अविश्वसनीय था। उनमें से कई तो ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार शक्तिशाली होते हुए भी वे खुद को 9 द्वीपों के महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली योद्धा नहीं मानते थे। रेड क्लाउड क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट एक शक्तिशाली व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वह एक कीमियागर भी है। वह एक महान योद्धा और एक महान कीमियागर है। उसका नाम वागधीश है। उसने 9 प्रकार की आत्माओं और 9 प्रकार की अग्नि का अध्ययन किया है। वह आकाश को जला सकता है और जब उसकी 9 अग्नियां एक साथ मिल जाती हैं तो उसकी आत्माएं बदल जाती हैं। उसकी शक्तियां विस्फोटक हैं। वह कई साधारण महान सम्राटों को जलाकर मार सकता है। आर्निक ने कहा। उसकी बात सुनकर बहुत से लोग चौंक गए। कीमियागर आग को बहुत अच्छी तरह समझते थे और सभी जानते थे कि बिना शक्तिशाली आग के लोग कीमियागर नहीं बन सकते, क्योंकि वह कीमियागरों के शक्तिशाली परिवार से था, इसलिए वह कमजोर नहीं हो सकता था। रेड क्लाउड क्षेत्र का पहला साधना सम्राट बहुत शक्तिशाली था। ही वागधीश की चिकित्सा तकनीकें भी अद्भुत हैं। महान सम्राट स्तर के कई कीमियागर अक्सर उनसे सलाह मांगते हैं। दिया ने दक्ष के पास खिलखिलाते हुए कहा। दक्ष उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। ये लोग चिकित्सा राजाओं के वंशज थे। वे शायद रेड क्लाउड क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट को अच्छी तरह जानते थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी वागधीश का बहुत सम्मान करते थे और दिया के चेहरे के भाव से यह अनुमान लगाना आसान था कि वह उसे पसंद करती थी। मैं सेलेस्टियल ड्रैगन क्षेत्र से हूँ। हम वहाँ भयानक योद्धाओं को प्रशिक्षित करते हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट यतिन धूर्त और दुष्ट है। वह सर्वोच्च कौशल और तकनीक का अभ्यास करता है, जैसे कि सर्वोच्च भावना विनाशक तकनीक। वह लोगों की भावनाओं और इंद्रिय सुखों को नष्ट कर देता है। दूसरे शब्दों में वह उनके व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है और उन्हें कठपुतलियों में बदल देता है। किसी ने गंभीरता से कहा, सर्वोच्च भावना विनाशक तकनीक? भीड़ ने हैरान होकर कहा। उसकी बात सुनकर भीड़ ने भौहें चढ़ाए। एक और भयानक योद्धा जो लोगों की भावनाओं, इंद्रिय सुखों और व्यक्तित्व को नष्ट कर सकता था। कितना भयानक था! वह भी राजकुमार अर्पित जैसा ही था। कोई बात नहीं, चलो इन बातों पर बात करना बंद करते हैं। हम उन लोगों को 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर देखेंगे। इस समय किसी ने शांति से कहा। सब ने उसकी तरफ देखा, लेकिन दानिश मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मुझे यकीन है कि हर किसी में परीक्षा पास करने की क्षमता है। तुम प्रथम साधना सम्राटों को देखोगे। हो सकता है कि यहाँ कुछ लोग उन्हें हरा भी दें। 9 द्वीपों के महाद्वीप के 9 क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाएं हैं। प्रथम साधना सम्राट अकेले नहीं है। उदाहरण के लिए मैं डार्क नाइट क्षेत्र से आता हूँ। डिवाइन क्षेत्र में आने से पहले पवित्र विलास शहर में पशु वंश, एक प्राचीन वंश, ने दिखाया कि वे कितने शक्तिशाली थे। उनके पास 7 लोग हैं जो ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर हैं और वे भयानक रूप से शक्तिशाली हैं। किसी ने कहा। उसकी बात सुनकर डार्क नाइट क्षेत्र के सभी लोगों ने सिर हिलाया। दरअसल ऐसा कहा जाता था कि अनंत और कुछ अन्य लोगों के अलावा जो यंग बीस्ट मास्टर से मुकाबला कर सकते थे। पवित्र विलास शहर के सभी प्रतिभाशाली लोग उन्हें नहीं हरा सकते थे, जिससे ये साबित होता था कि वे यंग बीस्ट मास्टर्स कितने भयानक रूप से शक्तिशाली थे।
पवित्र शहर के दो प्रतिभाशाली लोगों को मत भूलना, जीशान और दक्ष। वे दोनों शौर्य राजवंश के पवित्र मार्ग मंच पर कदम रख चुके हैं। वे अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली हैं। पिछली बार जब यंग बीस्ट मास्टर्स आए थे तो दक्ष ने उनमें से एक के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ा था। किसी ने कहा, हाँ, दक्ष वाकई भयानक है। उस समय मिराज और 7 अन्य प्रतिभाशाली लोग भी उसे मार नहीं पाए थे। वह लगभग अजय है। डार्क नाइट क्षेत्र के लोगों ने कहा। दूसरे क्षेत्र के लोग उसे नहीं जानते थे। वे केवल अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को ही जानते थे। डार्क नाइट क्षेत्र ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जहां ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे। डार्क नाइट क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग केवल डार्क नाइट क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। डिवाइन क्षेत्र में शायद उन्हें अब प्रतिभाशाली नहीं माना जाएगा। किसी ने उदासीनता से कहा। कुछ लोगों को दूसरों के क्षेत्रों की परवाह नहीं थी। हालांकि इस समय आहिल और बाकी तीनों दक्ष को घूर रहे थे। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। इधर दानिश भी दक्ष को घूर रहा था। क्या यही वह दक्ष था जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे? दानिश ने सोचा, भाई दक्ष, क्या वे आपके बारे में बात कर रहे हैं? दिया ने मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए पूछा। जब डार्क नाइट क्षेत्र के सदस्यों ने दिया की बात सुनी तो वे सभी आश्चर्यचकित होकर दक्ष की ओर देखने लगे। उन्होंने दक्ष के चेहरे को देखा और कुछ लोगों की आंखों में ठंडी रोशनी दिखाई दी। दक्ष, यह आप है? किसी ने कहा। उस व्यक्ति ने दक्ष को पहले ही एक युद्ध के दौरान देखा था। वह दक्ष और राजकुमार अर्पित दोनों को वहां देखकर हैरान रह गया। सच में मैं दक्ष हूं? दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने झूठ नहीं बोला। इसी समय राजकुमार अर्पित ने दक्ष की ओर देखा। डार्क नाइट क्षेत्र में हर कोई दक्ष को जानता था। वह प्रसिद्ध था। दक्ष, राजकुमार अर्पित ने अचानक कहा। राजकुमार अर्पित की आवाज़ सुनकर सब हैरान रह गए। राजकुमार अर्पित ठंडा था और हैरानी की बात यह थी कि उसने बात करने की पहल की। इधर दक्ष ने राजकुमार अर्पित की ओर देखा। राजकुमार अर्पित ने उदासीनता से कहा, दक्ष, तुम्हारे प्रसिद्ध होने के बाद मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने कहा था कि तुम शायद अनंत जितने ही शक्तिशाली हो। वे तुम्हारी और अनंत की तुलना मुझसे भी करते हैं। वे कहते हैं कि तुम दोनों में डार्क नाइट क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट के रूप में मेरी जगह लेने की क्षमता है। फिर वह उदासीनता से मुस्कुराया और अचानक जोर से हंस पड़ा। हालांकि वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह क्रूर और धूर्त लग रहा था। इधर दक्ष भी हंसा। वह लोगों को बात करने से नहीं रोक सकता था। कुछ लोगों ने पहले उसके सामने अनंत की तुलना अर्पित से की थी। भले ही मुझे लगता है कि वे हास्यास्पद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनंत और आप जैसे लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। कम से कम मैं डार्क नाइट क्षेत्र से शीर्ष पर खड़ा होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि डार्क नाइट क्षेत्र के अन्य लोग शीर्ष पर मेरे साथ खड़े होंगे। राजकुमार अर्पित ने बेपरवाही से कहा। फिर वह उठा और जाने लगा। उसने शांति से कहा, दानिश, अगर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो मुझे परेशान मत करना। राजकुमार अर्पित के जाने के बाद अन्य लोग भी वहां से चले गए। वाधवानी परिवार पूर्वी शहर का प्रभारी था, इसलिए उन्होंने दक्ष और अन्य लोगों के लिए कुछ जगह तैयार की थी। क्योंकि आहिल, आरनिक और अन्य लोग वाधवानी परिवार के करीबी थे, इसलिए वाधवानी परिवार ने दक्ष के लिए एक सुंदर घर तैयार किया। दक्ष अपने कमरे में पहुंचकर साधना करने लगा। इधर विश्वनाथ और अन्य लोग भी डिवाइन फायर सिटी में पहुंच गए थे, लेकिन वे अलग अलग शहरों जिलों में थे। उन्होंने सोच समझकर अभी इकट्ठा न होने का फैसला किया था। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर मिलेंगे। अगर उनके समूह का कोई भी सदस्य प्रतिभागी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता तो वे डिवाइन फायर सिटी में प्रतीक्षा करेंगे। निशांत और त्रिशा के मामले में दक्ष उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहा था, क्योंकि पवित्र सम्राट का शरीर उनके साथ था। वही एकमात्र ऐसे थे जो अभी तक डिवाइन फायर सिटी में नहीं पहुंचे थे। निशांत का 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। वह बस डिवाइन फायर सिटी में आकर शहर का आनंद लेना चाहता था और त्रिशा के साथ समय बिताना चाहता था। कुछ समय बाद इस समय दक्ष अपने घर के आंगन में एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा आहिल और आर्निक को औषधियां और गोलियां बनाते हुए देख रहा था। दक्ष ने पहले चिकित्सा शास्त्रों की मियागिरी का अध्ययन किया था, लेकिन कई कारणों से उसने जल्दी ही उसे छोड़ दिया था। वह साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और उसे सिखाने वाला कोई नहीं था और उसके पास अच्छी सामग्री भी नहीं थी, इसलिए उसने अंततः अध्ययन छोड़ दिया था। लेकिन अब उन लोगों को देखकर दक्ष को एहसास हुआ कि चिकित्सा भी प्रभावशाली हो सकती है। वे लोग जो कर रहे थे वह उससे बिल्कुल अलग था जो उसने उस समय सीखा था।
नोट चिकित्सा और कीमियागिरी लगभग एक ही है। भाई दक्ष, क्या आपको लगता है कि गोलियां बनाना मजेदार है? दया ने हंसते हुए दक्ष के पास आकर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुम औषधियां और गोलियां बनाने में कितनी माहिर हो। आर्निक, अहिल और आर्या सब अध्ययन कर रहे हैं और तुम आलसी हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर दिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुंह बनाया। फिर वह दक्ष के बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, सब कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। भाई दक्ष, डार्क नाइट क्षेत्र में आप काफ़ी मशहूर हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं। है ना? राजकुमार अर्पित घमंडी है। क्या आप उसे हरा सकते हैं या नहीं? दया की बात सुनकर दक्ष को आश्चर्य हुआ कि यह छोटी लड़की इतनी जिज्ञासु थी। मुझे नहीं पता कि राजकुमार अर्पित कितने ताकतवर हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें हरा पाऊंगा या नहीं। दक्ष ने कंधे उचकाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। दया ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह मुस्कुराई और बोली, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा भाई उसे हरा सकता है। दया मुस्कुराई और बोली, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा भाई उसे हरा सकता है। तुम्हारा भाई? दक्ष ने दया की ओर देखते हुए कहा। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। राजकुमार अर्पित डार्क नाइट क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट था। वह निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। उसने भाव शून्य साधना का अभ्यास किया था। उसकी भाव शून्यता तकनीक घातक थी। लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने गहरी और गहन करुणा के साथ कहा कि उसका भाई अत्यंत शक्तिशाली था और उसे हरा सकता था। हाँ, मेरा भाई बहुत ताकतवर है, दया ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। दक्ष ने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं किसी दिन उनसे मिलूंगा। इसी समय अचानक कोई आंगन में आया। उसे देखकर दक्ष हैरान रह गया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। इधर जब उस व्यक्ति ने दक्ष की ठंडी निगाहों को महसूस किया तो वह वहीं रुक गया और खड़ा हो गया। उसने दक्ष से कहा, दक्ष, हम डार्क नाइट क्षेत्र में नहीं हैं। मुझे पता था कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने और बात करने आया हूँ। तुम क्या चाहते हो? दक्ष ने उदासीनता से पूछा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। मुझे पता है कि मैं 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के अगले चरण की ओर बढ़ सकता हूं। उस व्यक्ति ने शांति से कहा। उसकी पीठ पर एक प्राचीन तलवार थी। वह शायद एक तलवार योद्धा था। आप भाई दक्ष को चुनौती देने आए हैं? दया ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने कहा, ठीक है भाई दक्ष, उसे एक अच्छा सबक सिखाओ। दया की बात सुनकर दक्ष अवाक रह गया। वह लड़की बहुत ज्यादा उत्साहित थी। दक्ष ने मना नहीं किया और कहा, तो फिर अंदर आ जाओ। वह आदमी आंगन में आया और दक्ष से हाथ मिलाया। फिर उसने कहा, मैं आकाशीय आयुध शहर से अमीश हूँ। महामहिम, आइए हम साधना पर अपने विचार साझा करें। फिर अमीश ने कहा, सावधान। तुरंत हवा में तलवारों की भयानक ऊर्जाएं फैल गई, मानो लाखों तलवारें एक साथ निगल आई हो। दया तेजी से दूर हट गई ताकि उन्हें लड़ने के लिए जगह मिल सके। अमीश हिल गया और उसकी तलवार की ऊर्जा से भयंकर गुंजन की आवाजें निकलने लगी। एक अदृश्य और अमूर्त तलवार की मंशा हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों तलवारें हवा में वार कर रही हो। हवा में तलवार की रोशनी चमक उठी और उस आदमी ने अपनी तलवार मन से बाहर निकाल ली। यह एक साधारण तलवार थी, लेकिन जब यह अमीश के सामने आई तो दक्ष को एहसास हुआ कि यह असाधारण है। दक्ष को ऐसा लगा जैसे वह तलवारों का राजा हो। तलवार से एक अंतहीन तलवार का इरादा उभर रहा था, जिसने तलवार के चारों ओर एक भंवर बना दिया था। एक भयानक शक्ति दक्ष की त्वचा को चीरती हुई निकल गई। यही असली तलवार का इरादा था। हालांकि उस व्यक्ति ने कहा कि वह बातचीत करना और साधना पर विचारों का आदान प्रदान करना चाहता था, लेकिन वास्तव में वह दक्ष को चुनौती देने आया था। इधर दक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी। वह मुस्कुराया और हिल गया। उसने एक विशाल ऊर्जा छोड़ी। उसके हाथों में तलवार की रोशनियां दिखाई देने लगी। उसकी उंगलियां तेज तलवारों में बदल गई, जिसमें एक अविश्वसनीय तलवार इरादा समाहित था। तलवार योद्धा अहिल और आर्निक ने हैरान होकर कहा। उन्होंने गोलियां बनाना बंद कर दिया और आश्चर्य से दक्ष की ओर देखा। मरो, अमीश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। इस समय हजारों तलवारें उसके सामने जमा होती दिख रही थी। उसकी तलवार मानो समय और स्थान को चीर सकती थी। वह दक्ष की ओर बढ़ी। इसी समय दक्ष के आगे एक विशाल ऊर्जा तलवार प्रकट हुई। ये दक्ष की आत्मिक तलवार थी। दक्ष की आत्मिक तलवार भी आगे बढ़ी। दक्ष आत्मविश्वास और सहजता से भरा हुआ लग रहा था। इसी समय हवा में तेज और स्पर्श टूटने और तड़कने की आवाजें फैल गई। फिर पलक झपकते ही तलवार की आवाजें थम गई। अमित की तलवार टूट गई थी।
दक्ष की आत्मिक तलवार भी गायब हो गई। हालांकि दक्ष अमीश के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक ऊर्जा तलवार थी और वह उसे आसानी से मार सकता था। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। तुमने ये कैसे किया? अमीश ने दक्ष से पूछा। दक्ष मुस्कुराया और अपनी तलवार रख दी। उसकी तलवार अदृश्य और अमूर्त हो गई। समझे? दक्ष ने अमीश से कहा। दक्ष की बात सुनकर अमीश ने भौहें चढ़ाई। वह इतने लंबे समय से तलवार साधना का अभ्यास कर रहा था। हालांकि दक्ष ने बस कुछ आसान चालें चली थी और जल्दी ही जीत हासिल कर ली थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, अमीश ने कहा। उसे थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन पूरी तरह नहीं। दक्ष ने तलवार चलाने की कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी। उसने कोई भौतिक तलवार नहीं निकाली थी, बस एक ऊर्जा तलवार। फिर भी उसे समझ नहीं आया कि दक्ष इतनी तेजी से कैसे जीत गया। उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। मैं इतने सालों से तलवार साधना का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन मैं उलझन में हूं। तलवार से सबसे बेहतरीन वार कैसे करें? क्या आपको सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या आपको शक्तिशाली तलवारें चलाने की जरूरत है? हाल ही में मुझे अचानक समझ आया कि तलवारों में कोई गुण ऊर्जाएं, कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, कोई इरादा नहीं होता। तलवार अपने आप में एक समूह बना सकती है। तलवार साधना एक खोखली और स्वाभाविक चीज है। आप तलवार साधना का अभ्यास करने के लिए बस अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसी तरह आप एक तलवार योद्धा के रूप में सांसारिकता से परे जाते हैं। तलवारें अदृश्य और अमूर्त लगती हैं, दक्ष ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अमीश से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से भी बात कर रहा हो। हालांकि दक्ष की बात सुनकर अमीश हैरान रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तलवारें अदृश्य और अमूर्त होती हैं? उसका स्वर्गीय इरादा क्या था? उसका अपना मन, उसकी अपनी प्रवृत्तियां। अमीश ने सोचा, जब आप दृढ़ निश्चयी होते हैं तो तलवार आपके सामने होती है। अमीश ने फुसफुसाते हुए कहा, मानो उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा हो। वाकई जब आप ठान लेते हैं तो तलवार आपके काम आती है। दक्ष ने हंसते हुए कहा। उसने आगे कहा, मैं भी यही सोचता हूं। मुझे नहीं पता कि यह आपके काम आएगी या नहीं। दक्ष ने कहा। अमीश चुप रहा। वह सोच में डूबा हुआ लग रहा था। फिर उसने दक्ष की ओर देखा और नीचे झुक गया। फिर उसने अपना सिर उठाया, दक्ष को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किसी दिन जब मैं तलवार चलाना सीख जाऊंगा तो तुम मेरे गुरु बनोगे। फिर आमिश ने फिर झुककर धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजे पर पहुंचकर ही वह सीधा खड़ा हुआ, मुड़ा और चला गया। दिलचस्प आदमी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष, तुमने जो कहा वह बहुत सुंदर था। तुम इतने दयालु हो कि अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हो। आहिल ने दक्ष के पास आते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या नहीं। ये सिर्फ मेरी निजी राय है। मुझे इन बातों की जांच करने का समय नहीं मिला। वह सफल होगा या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आगे कहा, लेकिन वह आदमी एक अच्छा तलवार योद्धा है। मुझे उम्मीद है कि वह आकाश तक पहुंच जाएगा। मुझे उसके लिए खुशी होगी। अजीब आदमी है, दया ने हंट बीचते हुए कहा। उसने कहा, वह तुम्हें चुनौती देने आया था और तुमने उसकी मदद की। हाँ, ये लोगों पर निर्भर करता है। अगर शुभेंदु मुझे चुनौती देता है तो इसकी कोई और वजह होगी, दक्ष ने हल्के से कहा। दक्ष की बात सुनकर अहिल और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उनकी चुनौती का समय आ गया था। हम उस जगह के ज्यादा पास नहीं है जहां पिछली बार हमारी लड़ाई हुई थी। चलो चलें, अहिल ने शांति से कहा। सभी ने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। युद्ध का स्थान वहां 9 इमारतें थीं जो बहुत ऊंची थी। हर इमारत के ऊपर एक विशाल खाली जगह थी जहां बहुत से लोग इकट्ठा होते थे। जब लोग वहां औषधियां और नुस्खे बनाते थे तो लोग खड़े होकर देख सकते थे। वाघेला वंश के एक शक्तिशाली योद्धा शुभेंद्र ने रेड क्लाउड क्षेत्र के उन लोगों को चुनौती दी थी। बहुत से लोग ये जानते थे, इसलिए आज वहां उम्मीद से भी ज्यादा लोग देखने आए थे। वे 2 अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों के बीच ये युद्ध देखना चाहते थे जो सभी की मियागर परिवारों से थे। दूसरा युद्ध कौन जीतेगा, रेड क्लाउड क्षेत्र के लोग या वाघेला वंश? क्या वाघेला वंश अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लेंगे? सभी सोच रहे थे। पिछली बार रेड क्लाउड क्षेत्र के एक युवक ने कीमिया तकनीक का उपयोग करके वाघेला वंश के एक युवक को हराया था। इस बार शुभेंदु लड़ना चाहता था।
कीमियागरों के दो महान परिवारों के बीच युद्ध कितना सुंदर होगा। वे यहाँ है। इसी समय किसी ने कहा। लोग मुड़े और दूर तक देखने लगे। उन्होंने आहिल, आर्निक और अन्य लोगों भी को देखा। रेड क्लाउड क्षेत्र से वे कीमिया राजाओं के वंशज थे और वे निडर थे। आखिरकार पिछली बार तो वे जीत ही गए थे। वह आदमी कौन है? वह रेड क्लाउड क्षेत्र के चिकित्सा राजाओं का वंशज तो नहीं है? दक्ष को देखकर कई लोगों ने पूछा। इधर दक्ष ने देखा कि बहुत से लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वह शांत रहा। उसका अग्नि सिंह शांति से उसका पीछा कर रहा था। एक क्रूर जानवर को इतना शांत देखना मजेदार था। महान सम्राट जानवर, वह एक महान सम्राट जानवर है। वह आदमी निश्चित रूप से रेड क्लाउड क्षेत्र के राजाओं का वंशज है। उसके पास एक महान सम्राट जानवर है। किसी ने कहा गलत, वह बस एक अनजान आदमी है जो उनके साथ घूम रहा है। पिछली बार शुभेंद्र उसका अग्नि सिंह चुराना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। रेड क्लाउड क्षेत्र के लोगों ने उससे दोस्ती कर ली और वे साथ रहने लगे। दक्ष को देखकर कई लोगों ने कहा। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। इधर दूसरी तरफ तेज हवा चलने लगी और ऊर्जा की लहरें उमड़ने लगी। शुभेंद्र और वाघेला वंश के कुछ लोग भी आ गए थे। शुभेंद्र ने रेड क्लाउड क्षेत्र के लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, तुम सचमुच चिकित्सा राजाओं के वंशज हो। तुम बहादुर हो। तुमने आने की हिम्मत की। तुम एक हारे हुए इंसान की तरह बहुत बातें करते हो। कभी कभी जबान ना होना ही बेहतर होता है। आर्या ने बर्फीले गुस्से में कहा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब खूबसूरत महिलाएं गुस्सा करती हैं। अगर इस बार हम जीत गए तो तुम मेरे साथ वाघेला वंश में चलोगी। तुम रेड क्लाउड क्षेत्र में वापस नहीं जाओगी। शुभेंदु ने जोर से कहा। उसकी बात सुनकर उसके सभी दोस्त हंस पड़े। मुझे उकसाओ मत। कीमियागरों को चंचल और उतावले होने से बचना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों के जीतने की कोई संभावना नहीं है, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। आर्या की बात सुनकर शुभेंद्र ने भौहें चढ़ाई और ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्योंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो चलो शर्त लगाते हैं। ठीक है, हम डिवाइन फायर सिटी में हैं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए कीमिया कौशल के आधार पर अपनी तुलना करना बेहतर है। आर्निक ने कहा, हम डिवाइन फायर सिटी में हैं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए कीमिया कौशल के आधार पर अपनी तुलना करना बेहतर है। आर्निक ने कहा। आर्निक की बात सुनकर वाघेला वंश के सभी शक्तिशाली योद्धा क्रोधित दिख रहे थे। उन लोगों ने उन पर शक करने की हिम्मत कैसे की? इसका क्या मतलब था? क्योंकि बात ऐसी ही है तो तैयार हो जाओ। पिछली बार वाले ही नियम, 3 राउंड देखते हैं कौन सबसे अच्छी गोली बना पाता है। ठीक है, शुभेंद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, अहिल ने सिर हिलाते हुए कहा। पिछली बार भी उन्होंने 3 बार प्रतिस्पर्धा की थी। वाघेला वंश के सदस्य 1 बार जीते थे और 2 बार हारे थे। पिछली बार तुम हार गए थे। इस बार हमने तुम्हें प्रतियोगिता का एक और मौका दिया है। तुम्हें हर राउंड के लिए पहले कीमियागर चुनना होगा। आहिल ने उदासीनता से कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। शुभेंद्र ने कहा, तुम्हें बकवास करना पसंद है ना? अगर हमने तुम्हें एक और मौका ना दिया होता तो तुम्हें दोबारा कोशिश करने का मौका ही नहीं मिलता। शुक्रगुजार रहो, आर्या ने तीखे स्वर में कहा। हम, शुभेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा। फिर कोई उसके पीछे से कूदा और कीमिया मंच पर उतरा। इसी समय तेज हवा चलने लगी। आहिल एक विशाल चट्टान की तरह आसमान में उछला और मंच पर उस व्यक्ति के बगल में उतरा। आहिल को देखकर शुभेंद्र ने भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, तुम शुरू कर रहे हो? मैं क्यों नहीं कर सकता? अहिल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर हम ये राउंड हार भी गए तो भी हम देखेंगे कि आप अगले राउंड कैसे जीतते हैं। शुभेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। पिछली बार उन्होंने 3 राउंड द्वंद्व युद्ध किया था और सभी को पता चल गया था कि आहिल सबसे शक्तिशाली कीमियागर है। शुभेंद्र आहिल से मुकाबला करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि यह लोग आहिल को पहले ही भेज देंगे। अगर आहिल पहला राउंड जीत भी गया तो क्या हुआ? उनके पास उन्हें हराने के लिए 2 और राउंड थे। इधर मंच पर 2 कड़ाही दिखाई दिए। दोनों प्रतिभागियों ने विशेष अग्नि प्रज्वलित की जिसने कड़ाहियों को घेर लिया। दोनों प्रतियोगी कीमिया राजाओं के वंशज थे। उनके पास जितनी चाहे उतनी कड़ाहियां और सामग्रियां उपलब्ध थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सबसे अच्छे का उपयोग कर सकते थे। अगर वे पर्याप्त कुशल होते तो वे सबसे अच्छी गोली बना सकते थे। बेशक वे 3 राउंड पर सहमत हुए थे। अगर वे एक भी गोली नहीं बना पाते तो वे हार जाते।
इसलिए बहुत कम लोगों ने ऐसी गोलियां बनाने की कोशिश की जिन्हें बनाने की उन्हें आदत नहीं थी। इधर दक्ष ने दोनों प्रतिभागियों को देखते हुए सोचा, आग पर क्या अद्भुत नियंत्रण है। वे पहले ही शुरू कर चुके थे। आहिल की आग भयानक लपटों में बदल गई और कढ़ाई को घेर लिया। आहिल ने आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। उसका पूरा ध्यान कढ़ाई पर केंद्रित था। वह सबसे बेहतरीन गोली बनाना चाहता था जिसके लिए एकाग्रता जरूरी थी। अगर वह असफल नहीं होना चाहता था तो वह लापरवाह नहीं हो सकता था। तुम भी यहाँ हो। इधर शुभेंद्र ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसने आगे कहा, पिछली बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे अग्नि सिंह के बदले कुछ देना चाहता हूँ। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? दक्ष ने अपना सिर उठाया और शुभेंद्र की तरफ देखा, फिर अपना सिर घुमा दिया। दक्ष ने उसे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे वह मौजूद ही ना हो। ये देखकर शुभेंद्र गुस्से से लाल हो गया। इधर भीड़ शुभेंद्र और दक्ष को देख रही थी और खुश दिख रही थी। शुभेंद्र काफी नाराज दिख रहा था। इधर शुभेंद्र ने कुछ लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उसे देखा और तुरंत चले गए। फिर शुभेंद्र ने दक्ष की ओर देखा और कहा, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। अगर अगले राउंड में हम जीत गए तो तुम्हारा अग्नि सिंह मेरा होगा। शुभेंद्र की बात सुनकर दक्ष ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। फिर दक्ष ने मंच पर आहिल की ओर देखा और फिर आर्निक से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अगला राउंड जीत जाओगे? भाई दक्ष, चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे। आर्निक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई दक्ष, वे लोग एक बार हार चुके हैं, वे दोबारा हारने वाले हैं। दिया ने खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर दक्ष ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने शुभेंद्र की ओर देखा और कहा, और अगर तुम हार गए तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें महानशाही गोली दूंगा। तीसरे स्तर का तुम क्या सोचते हो? शुभेंद्र ने कहा, अच्छा, तो फिर मैं अपने अग्नि सिंह को दांव पर लगा दूंगा और अग्नि सिंह के बदले तीसरे स्तर का एक महान शाही पिल प्राप्त करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह इसके लायक है? दक्ष ने आर्निक से पूछा। कोई बात नहीं, हमें बस इस बात की चिंता है कि यह लोग धूर्त तरीके अपना सकते हैं। आर्निक ने कहा, अगर वे अपनी शर्त पूरी नहीं करते तो वे बस खुद को अपमानित करेंगे और यह बात डिवाइन फायर सिटी में तेजी से फैल जाएगी। सबसे बुरी स्थिति में हमें गोली नहीं मिलेगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने शुभेंद्र की ओर देखा और पूछा, अगर तुम हार गए तो मुझे तीसरे स्तर की एक महान गोली चाहिए जो एक योद्धा को उसकी आत्मा के घायल होने पर ठीक होने में मदद करती है। क्या आपके पास ऐसी गोली है? दक्ष की बात सुनकर शुभेंद्र ने भौहें चढ़ाए। एक स्तर 3 का महान शाही आत्मा पुनर्प्राप्ति पिल। उसके लिए भी यह एक अनमोल गोली थी। उसके पास केवल एक ही थी। उस तरह की गोली बनाना बेहद मुश्किल था और इसके लिए बहुत ऊंचे स्तर की जरूरत थी। सफलता की दर बहुत कम थी, इसलिए उसने ऐसी गोली बनाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं किया। तुम शर्त लगाओगे या नहीं? दक्ष ने पूछा जब उसने देखा कि शुभेंद्र चुप रहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, शुभेंद्र ने ठंडे स्वर में सहमति जताते हुए कहा। फिर उसने कहा, तुम्हारा लड़ाई के बारे में क्या ख्याल है? लगता है तुम केवल कीमिया के मामले में ही शर्त लगा सकते हो और लड़ाई से डरते हो। शुभेंद्र की बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा और उसने कहा, चिंता मत करो, एक के बाद एक चीजें होंगी। मैं लड़ाई पर भी तुमसे शर्त लगाऊंगा। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए जो मुझे पसंद हो। शुभेंद्र ने कहा, क्या तुम्हें इस कढ़ाई और इस आग में रुचि है? दक्ष ने शांति से पूछा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में एक ड्रैगन कढ़ाई प्रकट हुई और उसके दाहिने हाथ में एक उत्तम अग्नि प्रकट हुई। उसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा थी। अगर मैं हार गया तो तुम ये ले सकते हो, दक्ष ने कहा, एक स्वर्गीय ड्रैगन कढ़ाई और एक उत्तम अग्नि। शुभेंद्र ने चकित होकर कढ़ाई और आग को घूरते हुए कहा। वह उत्साहित दिख रहा था और उसने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीजें होंगी। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें दूसरे स्तर का एक महान शाही पिल दूंगा। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, आर्निक ने कहा, आप कुछ और जोड़ सकते हैं। शुभेंद्र ने कहा, तुम सबके सामने अपने चेहरे पर 3 बार थप्पड़ मारोगे। दक्ष ने शांति से कहा। दक्ष की बात सुनकर शुभेंद्र चौंक गया और उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। दक्ष चाहता था कि वह सबके सामने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे। शुभेंद्र ने सोचा कितना कहे, वह फिर से क्रोधित हो गया। तुम्हारी तरफ से कौन लड़ेगा? शुभेंद्र ने दक्ष से पूछा। क्योंकि हम दोनों ने शर्त लगाई है इसलिए मैं लड़ूंगा।
आप भी चाहे तो लड़ सकते हैं। दक्ष ने शांति से कहा। दक्ष की बात सुनकर शुभेंद्र की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं तो कोई भी वाघेला वंश को दोष नहीं दे सकता और यह नहीं कह सकता कि हम आपके जैसे विदेशियों को धमकाते हैं। अगर मैं हार गया और मर गया तो जाहिर है कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। यही बात तुम सब पर भी लागू होती है। दक्ष ने उदासीनता से कहा। उसने आगे कहा, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम शर्त स्वीकार करते हो या नहीं। शुभेंद्र ने दक्ष को घूर कर देखा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वह उदासीनता से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम सचमुच लड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्या लड़ाई अभी शुरू हो जाए, जल्दी मत करो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने मंच की ओर देखा। आर्निक बहुत आत्मविश्वासी था, उन्हें पूरा यकीन था कि वे जीत जाएंगे। दक्ष पहले निशांत के लिए आत्मा की गोली प्राप्त करना चाहता था, फिर देखेगा। इधर शुभेंदु भी मंच के ऊपर दोनों प्रतियोगियों को देख रहा था। अहिल अभी भी एक गोली बना रहा था। वह एक महान शाही गोली बनाना चाहता था जो आसान नहीं था। नुस्खा जटिल था और सामग्री को अच्छी तरह मिलाना था और फिर आग को सही तापमान पर रखना था। कीमियागर को मिश्रण को भी अच्छी तरह से हिलाना था। मजबूत कीमियागरों के पास अपने मिश्रण को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के तरीके होते थे। एक महान शाही गोली बनाने में कुछ समय भी लगता था और परिणाम कभी निश्चित नहीं होता था। इसी समय मंच पर एक धमाका हुआ। वह दूसरी बार असफल रहा। आहिल जीत गया। मंच को देखते हुए भीड़ ने कहा, वाघेला वंश का सदस्य अभी अभी असफल हुआ था। अब वह बहुत दबाव में था। आखिरकार आहिल बेहद ताकतवर था। पिछली बार दोनों तरफ से 3-3 लोग लड़े थे। उन्हें सबसे अच्छे पिल बनाने थे। इसी समय शुभेंद्र ने किसी को ये कहते हुए सुना, ठीक है, तुम पहला राउंड हार गए। ये सुनकर शुभेंद्र का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे हार गए थे। शुभेंद्र ने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू में उनका पहला राउंड जीतने का कोई इरादा नहीं था। अभी भी 2 और राउंड बचे थे। इधर मंच पर खड़े दोनों प्रतिभागी वापस अपनी जगह पर चले गए। आहिल जीत गया था। उसने एक महान शाही गोली का निर्माण किया था, जबकि वाघेला वंश का योद्धा असफल रहा। उन दोनों के मंच से चले जाने के बाद शुभेंद्र उछलकर मंच पर उतरा। उसने आहिल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा राउंड कौन आ रहा है? वे अभी अभी हारे हैं। शुभेंद्र अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता है। रेड क्लाउड क्षेत्र के ये लोग कीमिया राजाओं के वंशज हैं। अहिल सबसे ताकतवर था। अब शायद वे इस राउंड में हारने वाले हैं। भीड़ ने कहा। वे आखिरी राउंड देखने के लिए बेताब थे। उन्हें लग रहा था कि दूसरा राउंड रेड क्लाउड क्षेत्र हार जाएगा। इधर आहिल ने शुभेंद्र की ओर बड़ी मुस्कान के साथ देखा और उदासीनता से कहा, इस बार आपको तीसरे दौर में आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं मिलेगा। आहिल की बात सुनकर शुभेंद्र गुस्से से भर गया। इधर दिया ने दक्ष की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई दक्ष, मैं भी एक कीमियागर हूँ। मैं तुम्हें एक गोली जीतने में मदद करूंगी। फिर दिया हवा में ऊपर उठी और मंच पर उतरी। जब भीड़ ने दिया को देखा तो वे हैरान रह गए। एक जवान लड़की, क्या हो रहा है? मंच पर वह जवान लड़की क्यों है? किसी ने कहा, पिछली बार अहिल, आर्निक और आर्या ने भाग लिया था। दिया ने बस देखा था और अब हैरानी की बात है कि उन्होंने शुभेंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक छोटी बच्ची को भेज दिया। भीड़ ने सोचा भीड़ को समझ नहीं आया। पिछली बार आहिल, आर्निक और आर्या ने भाग लिया था। दिया ने बस देखा था और अब हैरानी की बात है कि उन्होंने शुभेंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक छोटी बच्ची को भेज दिया। भीड़ को समझ नहीं आया। इधर दक्ष की आंखें चमक उठी। उसने आहिल और बाकियों की तरफ देखा। अहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, दिया हमारे शिक्षक की इकलौती बेटी है। दिया का भाई उसकी अच्छी देखभाल करता है। वह हम सबसे ज्यादा कुशल है। मैं समझ गया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्र और हुनर 2 अलग अलग चीजें थी। वे लोग रेड क्लाउड क्षेत्र के राजाओं के वंशज थे। दक्ष को इसका मतलब समझ नहीं आया। आखिरकार वह रेड क्लाउड क्षेत्र कभी गया ही नहीं था। हालांकि अगर दिया किसी राजा की वंशज थी तो वह शायद बेहद प्रतिभाशाली थी। इधर शुभेंद्र लापरवाही नहीं बरत सकता था, बल्कि वह पूरी तरह सतर्क था। उसने अभी अभी आहिल की बात सुनी थी। उस छोटी बच्ची ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए शुभेंद्र की तरफ देखा, जिससे वह थोड़ा घबरा गया था। बेशक ये कुछ सेकंड के लिए ही था। शुभेंद्र शांत रहा और तैयार हो गया कि अब वाघेला वंश की साथ गिरने वाली है। दिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक कड़ाही प्रकट हुई। वह छोटी और लाल थी।
इसी समय एक शानदार लाल आग प्रकट हुई और कढ़ाई को घेर लिया। उसने कुछ हस्त मुद्राएं बनाई और कीमिया शुरू कर दी। वह आत्मविश्वास से भरी और काफी सहज लग रही थी। युवाओं को इतना शांत और आत्मविश्वासी देखना दुर्लभ था। इधर शुभेंदु ने उसकी ओर देखा और एक लंबा चेहरा बना लिया। यह एक कीमिया राजा तकनीक है। रेड क्लाउड क्षेत्र में केवल राजाओं के वंशज ही इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं। वह छोटी बच्ची निश्चित रूप से किसी राजा की प्रत्यक्ष वंशज है। वाघेला वंश की रणनीति इतनी अच्छी नहीं थी। दया की कीमिया तकनीक देखकर कुछ लोगों ने बुदबुदाते हुए कहा, वे निश्चित रूप से हंस रहे थे। यह एक कला है, वह चीजें बहुत खूबसूरती से करती है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा जब उसने दिया को कीमिया करते हुए देखा। उसकी हरकतें सुंदर थी। वह कढ़ाई के चारों ओर नाच रही थी। दिया ने कढ़ाई में सामग्री डाली और उन्हें मिला दिया। फिर उसने धीरे धीरे सामग्री को जलाया और थोड़ी देर बाद एक मीठी खुशबू हवा में भर गई। कई लोगों ने गहरी सांस ली। ये बहुत अच्छी खुशबू थी। कितनी जल्दी गोली तो अभी से दिखाई देने लगी है। भीड़ ने हैरान होकर कहा। इस समय कढ़ाई में तेज रोशनियां चमक उठी। हवा में 9 रंग प्रकट हुए और आपस में मिल गए। ये देखकर लोगों के दिल धड़कने लगे। वे चकित थे और अक रह गए। वह छोटी बच्ची कुशल थी, अहिल से भी ज्यादा कुशल, और उसकी आग तो और भी बेहतर थी। उसने शायद उसे कई तरह की लपटों से निखारा होगा। भीड़ सोचने लगी। इधर शुभेंद्र पहले जैसा शांत और सहज नहीं लग रहा था। वह घबराया हुआ और गुस्से में लग रहा था। उसे स्थिर रहना मुश्किल हो रहा था। उसे अभी भी सबसे अच्छा पिल बनाना था। मूर्ख लड़के, तुम्हारी तकनीक बहुत शुद्ध है। तुम अपनी आग को नियंत्रित करने के लिए केवल हस्तकला का उपयोग कर रहे हो। तुम अपनी चेतना का भी उपयोग नहीं कर रहे। तुम इस तरह से आग को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या तुम सच में एक कीमियागर हो? दया ने शुभेंद्र की ओर देखते हुए कहा। दया की बात सुनकर शुभेंद्र खांसने लगा। वह अपना गुस्सा छिपाने की कोशिश कर रहा था। वाघला वंश के सदस्य भी गुस्से में दिख रहे थे। एक छोटी बच्ची शुभेंद्र से कह रही थी कि उसे कीमिया समझ नहीं आती। कितना अपमानजनक था। इस समय वाघेला वंश के सभी सदस्य मुंह बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शुभेंद्र हार जाएगा। अगर वह हार गया तो वे दूसरी बार पूरी प्रतियोगिता हार जाएंगे। कितना भयानक, वे हार नहीं सकते थे। वे वाघेला वंश से थे। और तुम्हारी आग भी ठीक ठाक है। यह विस्फोटक है, पर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसी आग लड़ाई के लिए अच्छी है, लेकिन गोली बनाने के लिए नहीं। भाई शुभेंद्र, तुम्हें मेरे साथ रेड क्लाउड क्षेत्र आना चाहिए और मैं तुम्हें गोली बनाना सिखाऊंगी। दया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। दया की बात सुनकर शुभेंद्र का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वह छोटी बच्ची सबके सामने उसकी सारी कमजोरियां बता रही थी। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। भले ही वह उसका मजाक उड़ा रही हो, पर उसे गोली पर ध्यान केंद्रित करना था। मैं लगभग तैयार हूं, अपना समय लो, दया ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसकी कड़ाई से मीठी खुशबू निकल रही थी और उसके चारों ओर रोशनी चमक रही थी। कितनी तेज रोशनी है और कितनी अच्छी खुशबू है। भीड़ ने कहा। इस समय कुछ अत्यंत शक्तिशाली कीमियागर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर गोली के स्तर का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे स्तर की महान शाही गोली, लगभग चौथे स्तर की वह छोटी बच्ची बेहद ताकतवर है। कुछ महान सम्राट भी ऐसी गोली नहीं बना सकते, एक शक्तिशाली योद्धा ने कहा। यह उसके लिए आसान लग रहा था। यही सबसे भयावह हिस्सा है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। जब दक्ष ने लोगों की बातें सुनी तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, क्या दिया गोलियां बनाने में इतनी अच्छी है? दक्ष, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी प्रतिष्ठा के लायक नहीं है? यही तो हमारी विशेषता है, आर्या ने गंभीरता से कहा। आर्या की बात सुनकर दक्ष ने सिर हिलाया। उसने इन लोगों को कम करके आंका था। इसी समय अचानक एक गोली हवा में उठी। दया ने अपना हाथ हिलाया और आग ने गोली को घेर लिया। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट हुई। इसी समय हवा में एक विस्फोट हुआ। शिवेंद्र की कड़ाई फट गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह हार गया था। वह सबसे बेहतरीन गोली बनाना चाहता था और आखिरकार वह हार गया और उसकी कड़ाही टूट गई। वाघेला वंश 2 बार हार गया और इस बार तो करारी हार हुई। किसी ने आह भरते हुए कहा। इस समय वाघेला वंश के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए और वे अपमान से मुंह बनाने लगे। तुम हार गए, दया ने शुभेंद्र की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं बस एक बार असफल हुआ हूं, मैं 2 बार और कोशिश कर सकता हूं। शुभेंद्र ने दुखी होकर कहा कि मियागर आमतौर पर 3 बार कोशिश कर सकते।
लोग इसी बात पर सहमत होते थे। भले ही शुभेंद्र की गोली असफल रही, लेकिन वह फिर से गोली बनाने की कोशिश कर सकता था। भाई, तुम्हारे स्तर के हिसाब से तुम मुझसे बेहतर गोली नहीं बना पाओगे, या शायद बना भी लो, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत समय लगेगा। इंतजार करना बोरिंग होगा। दिया ने उस पर हंसते हुए कहा। वह छोटी बच्ची उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाएगी। आर्निक ने कहा। आर्निक शुभेंद्र के चेहरे को देखते हुए हंसता रहा। शुभेंद्र वाकई बहुत अच्छा था, आहिल से भी बेहतर, और इसलिए जब उसने दिया द्वारा बनाई गई गोली देखी तो उसे समझ आ गया कि इतनी अच्छी गोली बनाना बेहद मुश्किल है। अगर वह उसी स्तर की गोली बनाना चाहता तो सफलता की दर बहुत कम होती। उसके पास कोई मौका ही नहीं था। तुम हार गए, तुम जीत नहीं सकते। वाघेला वंश हार गया, आहिल ने तटस्थ भाव से कहा। शुभेंदु ने मुंह बनाया। वह समझ गया कि अगर वह 2 बार और कोशिश भी करता तब भी वह दिया को नहीं हरा पाता। इसलिए अंततः उसने हार मान ली। उसने अपना हाथ घुमाया और एक पीली गोली निकाली। यह आत्मा की चोट से उभरने में लोगों की मदद कर सकती थी। पकड़ो इसे, शुभेंद्र ने गुर्राते हुए उसे दिया की ओर फेंकते हुए कहा। हवा में एक शानदार रोशनी चमकी और एक पीली रोशनी की किरण दिया की ओर बढ़ी। ही दिया मुस्कुराए और गोली को पकड़ लिया। फिर वह हवा में उठी और दक्ष के पास पहुंच गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई दक्ष, ये तुम्हारे लिए है। ये स्तर 3 की आत्मा को ठीक करने वाली महान शाही गोली है। मैं अपनी आग से इसे और भी बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर उसने अपनी अग्नि जारी की, जिसने गोली को घेर लिया और उसे संशोधित कर दिया। फिर उसने गोली दक्ष को दे दी। दक्ष ने गोली लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। छोटी बच्ची दक्ष ने गोली को अपनी अंगूठी में रख लिया। वह इससे निशांत को ठीक कर सकता था। निशांत तो एक उच्च स्तरीय सम्राट ही था। वह इससे जरूर ठीक हो जाएगा। इसी समय किसी ने दक्ष को ठंडी निगाहों से घूरा। दक्ष ने देखा कि वह व्यक्ति शुभेंद्र के पीछे खड़ा था। वह दक्ष को घूर रहा था और उसे मार डालना चाहता था। दूसरी शर्त आप शुरू कर सकते हैं, शुभेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। दक्ष ने अपना सिर उठाया और शुभेंद्र की तरफ देखा। वह ठंडेपन से मुस्कुराया। वह आदमी फिर से कीमिया प्रतियोगिता हार गया था। यह एक करारी हार थी। वह गुस्से में था और अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। तुम्हें शर्त याद है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की आंखें चमक उठी। उसे अंदाजा हो गया था कि शुभेंद्र उसे मार डालना चाहता है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो कुछ भी है वह सब मेरा होगा, जिसमें स्वर्गीय ड्रैगन कढ़ाई और उत्तम आग भी शामिल है, शुभेंद्र ने कहा। फिर उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति से कहा, उपकार, तुम्हें पता है कि क्या करना है? हाँ, उपकार ने सिर हिलाते हुए कहा। उपकार आगे की ओर कूदा और घातक पार्श्विक ऊर्जाएं छोड़ी जिन्होंने दक्ष को घेर लिया। शुभेंद्र ने अभी जो कहा था उससे पता चलता है कि वह चाहता था कि उपकार दक्ष को मार डाले। अगर दक्ष मर गया तो वह दक्ष की संपत्ति हासिल कर लेगा। हालांकि रेड क्लाउड क्षेत्र के योद्धा शक्तिशाली कीमियागर थे, फिर भी वे उसे दक्ष को मारने से नहीं रोक सकते। भाई दक्ष, सावधान रहना। उसका स्वर्गीय इरादा बेहद शक्तिशाली है। उसके हमले भयानक होंगे। उससे मत टकराना, दिया ने दक्ष को चेतावनी देते हुए कहा। अहिल और आर्निक ने दक्ष को वाधवानी परिवार में लड़ते हुए देखा था। डार्क नाइट क्षेत्र के लोग दक्ष का बहुत सम्मान करते थे। वह वहां प्रसिद्ध लग रहा था। वह बहुत शक्तिशाली भी था। उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। उपकार की ऊर्जा दुर्ज थी और वह एक घातक योद्धा था। कम से कम 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक समारोह के अगले चरण के लिए चुने जाने की उसकी क्षमता तो थी ही। इधर दक्ष धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और उपकार के सामने पहुंचा। उपकार की ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। वह पहाड़ जैसा मजबूत और बेहद एकाग्र दिख रहा था। वह दक्ष को जीतने नहीं देना चाहता था। उपकार की ताकत भयानक है। वह पार्श्विक कौशल और तकनीकों का अभ्यास करता है। उसने ये सब एक प्राचीन जानवर से सीखा था। अब वह शुभेंद्र के हारने से इतना क्रोधित है कि वह दक्ष को और भी ज्यादा मारना चाहेगा। किसी ने कहा, हाँ, शुभेंद्र पहले से ही वाघेला वंश का प्रतीक है और वह बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि वे अभी अभी हारे हैं। इसलिए वाघेला वंश के सभी सदस्य गुस्से में हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए उस आदमी को मारना चाहते हैं। किसी और ने कहा, इस समय हर कोई बात कर रहा था। वे पहले से ही दक्ष की मृत्यु की कल्पना कर सकते थे। इस समय हर कोई बात कर रहा था। वे पहले से ही दक्ष की मृत्यु की कल्पना कर सकते थे।
आज वाघेला वंश को तीसरी बार अपमानित होना पड़ेगा। इस समय किसी ने कहा उसकी पीठ पर एक प्राचीन तलवार थी और वह स्थिर और शांत दिख रहा था। वह अमिश था। कई लोग उसकी ओर देख रहे थे। तुम्हें लगता है कि उपकार हार जाएगा? किसी ने पूछा। जरूर, और यह एक करारी हार होगी, अभी मिली हार से भी बदतर। अमिश ने शांति से कहा। उसे यकीन था कि दक्ष आसानी से उपकार को हरा और मार सकता है। उसे दक्ष की कही हर बात याद थी। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक जिसे वह देखना चाहता था। समाप्त होने के बाद वह एकांत में ध्यान और तलवार साधना करना चाहता था। उसे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने की कोई परवाह नहीं थी। दक्ष से बात करने के बाद उसे लगा कि वह युद्ध के मैदान में उतरने लायक ताकतवर योद्धा नहीं है। खैर, मैं परिणाम देखने के लिए बेताब हूँ, किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अमिश जितना आश्वस्त नहीं लग रहा था। वह बस मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। उस आदमी को दक्ष की जीभ पर इतना यकीन क्यों था? उस व्यक्ति ने सोचा। इधर उपकार की ऊर्जा लगातार शक्तिशाली होती जा रही थी। हालांकि उसने अभी तक हमला नहीं किया था। वह हमला करने से पहले जितनी हो सके उतनी ऊर्जा को संगठित करना चाहता था और फिर एक ही वार में दक्ष को मार डालना चाहता था। इसी समय दक्ष ने अपना हाथ हिलाया। तलवार की भयानक ऊर्जाएं उसकी बाह से निकली और एक तलवार में संगित हो गई। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। उसने सब कुछ कल्पना में देखा। वह बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होना चाहता था। पवित्र विलास शहर में उसने पवित्र सम्राटों का युद्ध देखा था। उसने पवित्र सम्राट की तलवार बुद्ध तलवार के इरादे को भी भांप लिया था। वह तलवार ऐसी लग रही थी मानो समय को भी चीर सकती हो। वह तलवार एक स्वप्न जैसी थी। उस तरह की तलवार का अस्तित्व ही नहीं था। समय और स्थान को कौन काट सकता है? तलवार का इरादा, तलवार के हमले स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। तलवार नहीं चेतना है, दक्ष ने सोचा। दक्ष ये देखना चाहता था कि क्या वह उस मनस्थिति को प्राप्त कर सकता है या नहीं। किसी दिन उसका इरादा तलवार जैसा होगा, एक ऐसी तलवार जो बेहद घातक होगी। मरो! इसी समय उपकार ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और दक्ष पर हमला कर दिया। हालांकि उसका हमला जबरदस्त था, लेकिन दक्ष हिला तक नहीं। उसके सामने एक ऊर्जा तलवार चमक रही थी। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। दक्ष ज्यादा संतुष्ट नहीं था। उसकी तलवार में शून्य क्षेत्र और मृत्यु की ऊर्जा थी और वह ऊर्जा तलवार पूरी तरह से सुनहरी और काली थी। दक्ष की ऊर्जा तलवार आगे बढ़ी और उसने तेज गति से उपकार पर हमला किया। ऊर्जा तलवार उपकार के शरीर में घुस गई और गायब हो गई। उपकार बीच हवा में ही रुक गया। अब वह पहले जैसा दृढ़ नहीं लग रहा था। अचानक उसके शरीर पर जगह जगह जख्म उभर आए और वह धूसर हो गया और फिर उसका शरीर हजारों टुकड़ों में कटकर आसमान से नीचे गिर गया। एक तलवार, एक मौत, यही असली तलवार का इरादा है, अमिश ने फुसफुसाते हुए कहा। अपने स्तर पर उसे लगा था कि वह तलवार योद्धा क्या होता है ये समझ गया है। हालांकि दक्ष के स्पष्टीकरण के बाद उसे और भी बहुत कुछ समझ आ गया था। असली तलवार होती ही नहीं और दक्ष पहले ही उसकी मूल बातें समझ चुका था। वह अपनी ऊर्जाओं को तलवार में संगित कर सकता था। उसे तलवार निकालने की जरूरत नहीं थी। उसकी तलवार हवा से प्रकट होती और हवा में गायब हो जाती थी। उसकी तलवार अदृश्य और अमूर्त थी। इधर ये देखकर वाघेला वंश के सभी सदस्यों के चेहरे सख्त हो गए। वे फिर से हार गए थे। वे सबके सामने फिर से हार गए थे। वे गुस्से से आग बबूला हो गए थे। भाई दक्ष की तलवारबाजी की तकनीकें कमाल की हैं, दया ने आह भरते हुए सोचा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। उसने बहुत से ताकतवर योद्धा देखे थे, लेकिन दक्ष तो बेहद ताकतवर था। यह अब तक का सबसे घातक तलवारबाजी का वार था जो उसने देखा था। इधर दक्ष को इस बात की परवाह नहीं थी कि भीड़ क्या सोच रही थी। उसने एक तुच्छ व्यक्ति को मार डाला था। उसे गर्व नहीं था। उसने कुछ हासिल नहीं किया था, लेकिन कम से कम उसने शुभेंद्र को चुप तो करवा दिया। बस यही काफी था। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और शुभेंद्र की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा, आप शर्त हार गए। दक्ष की बात सुनकर शुभेंद्र का चेहरा तमतमा गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसने एक और गोली निकाली और उसे दक्ष पर फेंकते हुए कहा, स्तर 3 महान शाही गोली, इसे ले लो। फिर वह मुड़ा और जाने लगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रुको, दक्ष ने गंभीरता से कहा। शुभेंद्र के पैर अचानक अकड़ गए। उसने पलटकर दक्ष को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा,
खबरदार, अगर मुसीबत से बचाना है तो डिवाइन फायर सिटी तुम्हारा इलाका नहीं है। यहाँ पानी गहरा है। शुभेंद्र की बात सुनकर दक्ष ने उसे अजीब नज़रों से देखा। शुभेंद्र हार गया था। उसने वह नहीं किया जो दक्ष ने उसे हारने की स्थिति में करने को कहा था और अब वह उसे धमका रहा था। अपने चेहरे पर 3 बार थप्पड़ मारो, दक्ष ने शांति से कहा। दक्ष की बात सुनकर शुभेंद्र ने भौहें चढ़ाए और दक्ष को हत्या भरी आंखों से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम जिद कर रहे हो? हालांकि दक्ष आगे बढ़ा और एक अदृश्य और अमूर्त तलवार शुभेंद्र की ओर बढ़ी। दक्ष ने उदासीनता से दोहराया, अपने चेहरे पर 3 बार थप्पड़ मारो। शुभेंद्र ने भौहें चढ़ाए और दक्ष को बुरी नज़र से देखा। वाघेला वंश के सदस्य भी गुस्से में दिख रहे थे। वे कीमिया प्रतियोगिता हार चुके थे। अब दक्ष ने उनके योद्धा को मार दिया था और वह शुभेंद्र को और भी ज्यादा अपमानित करना चाहता था। इस समय वाघेला वंश के सदस्य तनाव में दिख रहे थे। उनकी छवि खराब हो गई थी और दक्ष आक्रामक व्यवहार कर रहा था। उन्होंने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि शुभेंद्र दक्ष को मारने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अंत में वे फिर से असफल रहे। दक्ष जिद कर रहा था। वह चाहता था कि शुभेंद्र अपने चेहरे पर 3 बार थप्पड़ मारे। दक्ष बहुत दुस्साहसी था। आखिरकार शुभेंद्र सही था। वे डिवाइन फायर सिटी में थे, वाघेला वंश के इलाके में। यहाँ कई शक्तिशाली योद्धा थे। दक्ष उनके ही क्षेत्र में शुभेंद्र को धमका रहा था। कितना दुस्साहस! दक्ष चलो चल। इसी समय अहिल ने दक्ष के पास आकर कहा। वे उसके बारे में चिंतित थे। भाई शुभेंद्र, तुमने शर्त मान ली थी, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे सभी दोस्तों की भी बदनामी होगी और पूरे वाघेला वंश की भी। दया ने ईमानदारी से कहा। दया की बात सुनकर वाघेला वंश के सदस्य कांप उठे। शुभेंद्र ने दक्ष की शर्त मान ली थी और अब वह अपने शब्द वापस लेना चाहता था। ये वाकई बेशर्मी थी। शुभेंद्र, इस समय किसी ने कहा। उस आवाज को सुनकर शुभेंद्र कांप उठा। लोग पीछे मुड़े और दूर तक देखने लगे। उन्होंने किसी को आते हुए देखा। वह दुबला पतला सा दिख रहा था। उसने किमियागर का वस्त्र पहना हुआ था। उसे देखकर कई लोगों की भौहें तन गई। शुभेंदु डरा हुआ लग रहा था। वैदिक भीड़ ने कहा, वह आ गया, अब क्या होगा? किसी ने कहा, वैदिक हवा में था, उसका वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसने शांति से शुभेंद्र की ओर देखा। उसने तटस्थ भाव से कहा, शुभेंद्र, क्योंकि तुमने उससे शर्त लगाई थी और हार गए, इसलिए तुम अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। ये सुनकर शुभेंद्र हैरान रह गया और गुस्से से कांप उठा। वह कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। वह आदमी ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर है, लेकिन पदानुक्रम में उसका स्थान शुभेंद्र से ऊंचा ही होगा। वह अलग थलग सा लग रहा है, लेकिन असल में वह शुभेंद्र को आदेश दे रहा है। दक्ष ने उस युवक को देखकर सोचा। दक्ष समझ गया था कि वह नवागंतुक शक्तिशाली है। शुभेंद्र उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, शुभेंद्र ने कहा। शुभेंद्र गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह बस मुड़कर दक्ष और बाकियों को हत्या भरी आंखों से देख रहा था। धप! शुभेंद्र ने अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसका गाल लाल हो गया। शायद उसने जोर से थप्पड़ मारा था या अपमान की वजह से। शुभेंद्र अभी भी सबके सामने खुद को थप्पड़ मार रहा था। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़ और फिर तीसरा थप्पड़। उसके बाद उसने दक्ष को ठंडी नज़रों से देखा, फिर गुस्से और शर्म से वैदिक की ओर मुड़ा। तुम मुझसे नफरत करते हो? वैदिक ने उदासीनता से पूछा। शुभेंद्र ने कहा, आप हमारे वंश के प्रथम साधना सम्राट हैं। मैं आपसे द्वेष कैसे रख सकता हूँ? मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुमने उससे शर्त लगाई थी और तुम हार गए। तुम वाघेला वंश के लिए कलंक हो। अगर तुमने खुद को 3 थप्पड़ नहीं मारे होते तो वंश के लिए और भी बुरा होता। वैदिक ने उदासीनता से लेकिन ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा। जब शुभेंद्र ने उसकी मुस्कान देखी तो उसे और भी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। वह जवाब में कुछ नहीं कह सका। इस समय शुभेंद्र का दिल जोर से धड़क रहा था। वह इंतजार कर रहा था। उसके सामने खड़ा युवक शांत और अच्छा लग रहा था, लेकिन शुभेंद्र जानता था कि वह ठंडा और उदासीन था। यहाँ तक कि खून का प्यासा भी उसने अपने ही हाथों अपने चाचा को मार डाला था। अब से तुम वाघेला वंश के सदस्य नहीं रहोगे। मैं वंश के साथ तुम्हारा रिश्ता नष्ट करता हूँ। अगर किसी दिन तुम मुझसे आगे निकल गए तो तुम वापस आकर मेरी जगह ले सकोगे। मैं भी वंश से अपना रिश्ता नष्ट कर दूंगा, वैदिक ने शांति से कहा। वैदिक की बात सुनकर शुभेंद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह गिर पड़ेगा।
उसकी सारी मांसपेशियां अकड़ गई थी। आप सहमत हैं, है ना? वैदिक ने उदासीनता से पूछा। शुभेंदु निश्चल था, मानो उसे लकवा मार गया हो। उसके पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उसने सिर उठाया और वैदिक की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी, फिर भी उसने कहा, मैं सहमत हूँ। ठीक है, वैदिक ने सिर हिलाते हुए कहा। वह ऐसे शांत दिख रहा था, मानो उसने अभी अभी कोई बहुत ही साधारण काम किया हो। हालांकि उनके आसपास की भीड़ आग थी। शुभेंद्र डिवाइन फायर सिटी में प्रसिद्ध था। उसे एक मजबूत युवक माना जाता था। वह डिवाइन फायर सिटी के सबसे अच्छे युवाओं में से एक था। लेकिन वैदिक के एक वाक्य की वजह से शुभेंद्र ने खुद को 3 थप्पड़ मारे और वंश से निकाल दिया गया। हालांकि वाघेला वंश के किसी भी सदस्य ने वैदिक को गलत नहीं माना। उनके वंश में उसकी बहुत ज्यादा ताकत और प्रभाव था। फिर वैदिक ने धीरे से मुड़कर दक्ष और बाकियों